मेरे सामने कई लोगों को मार दिया, कई ऑफिसर मारे गए। सरकार ने सच में अपने लोगों को खोया है या पराये लोगों को? हम के शायद अपने नहीं थे। दोनों पप्पा के पैरों से भी आके गोली मेरे राइट पैर में लगी। उस टाइम जो भी हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई। तो कसाब जैसे लोगों को पाल रहे, जो बना रहे, वो खत्म नहीं होगा तब तक तो कुछ नहीं होगा। तो आपको लगता है कि यार पॉलिटिक्स खराब है तो आप आ जाओ यार पॉलिटिक्स। आज मेरे पापा का बिजनेस बंद हो गया है। ये आपस में लड़ते रहते ना, सरकार ये किसी के घर जाके नहीं पूछती है। आज कसाब हो तो अगर एक सवाल आपसे कोई पूछने को कहे तो आपका क्या सवाल होगा उसके लिए? मेरी बचपन छीन गई सर, मेरा पैर मुझे सर, मैं नहीं जानती थी मैं इन फ्यूचर चल भी पाऊंगी या नहीं। तो इतना टाइम क्यों लगा एक आतंकवादी को फांसी देने में? या मैं किसी का बंदूक लेके इसको छीन के गोली मार। लोग तो आजकल मर्डर की गवाही नहीं देते भाई। मैं नरेंद्र मोदी सर से मिलने की कहीं कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उनकी तो अपील है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चाहे RNW बोलो, IB बोलो, NI के लोगों ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। मुझे धमकियां, कई कॉल्स भी आए। जब पहली बार गोली की आवाज आपने सुनी और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है, इतने लोगों को मार दिया गया तो उसे क्या मिला? जन्नत मिल गई? लोगों ने मेरा नाम क्या रखा आपको पता है? कसाब। ऑफिसर्स को क्यों नहीं बुलाते? आर्मी ऑफिसर से रिबन क्यों नहीं कटाते हो? आपको सुनने वाली कोई भी बेटी इस देश में अब किसी आतंकवादी से नहीं डरेगी यार। जो आवाज उठाते ना, उनकी आवाज दबाइए मत। 26/11 को आज पूरे 16 साल हो चुके हैं, लेकिन गोलियों की आवाज आज भी कई लोगों के कानों में गूंजती है। उन्हीं 26/11 में कई मासूम मारे गए, लेकिन एक 9 साल की बच्ची जिसके पैर में गोली लगी पर वो डरी नहीं, उसने सबसे बड़ी आतंकी कसाब के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी और उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया। यह सिर्फ एक गवाही नहीं थी, यह आतंक के खिलाफ उठी आवाज़ थी। तो आज हमारी मेहमान है 26/11 की बहादुर बेटी देविका रोटवाल। कैसे हैं मैम आप? सर मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बस मैं बहुत अच्छा हूँ और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे अनकट पॉडकास्ट में आई मैम। और मुझे अभी तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट करे हैं तो मुझे आज खुद एक अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपको याद दिलाऊँ, लेकिन जितना हो सके ताकि इस देश के लोगों को पता चल सके। तो सबसे पहले मुझे देविका अपने बारे में थोड़ा सा आप बताओगे? ठीक। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपके साथ बैठकर मुझे अपनी बातें रखने की मौका मिल रही है, तो बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट मैं आज तक कहीं इंटरव्यूज़ दी हूँ, कहीं चैनल्स, कई लोगों से मेरा मिलना हुआ, बट मैं जितना आपसे मिल के अपनी बातें रखने के लिए एक्साइटेड थी ना, शायद इसके पहले नहीं थी कभी। और शायद आप देख भी रहोगे कि आज मैं नर्वस भी फील कर रही हूँ। मुझे आपके बारे में बहुत कम पता था पहले। जिस दिन मुझे मैसेज आया, दैन मैंने कुछ दिन पहले ही आपके बारे में भी पूरा सर्च किया। दैन मुझे पता चला कि सर आप क्या, मतलब जिस जो आपने किया है ना सर, उसके सामने तो हम तो कुछ भी नहीं है। एंड रही सर मेरी बात, तो मैं एक आम सी लड़की हूँ। मेरा नाम देविका नटवला रोटावन है। मैंने BA कंप्लीट किया है मुंबई से ही, एंड मैं बिलोंग राजस्थान से करती हूँ। यहाँ पर मैं मेरे फैमिली के साथ रहती हूँ, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं। और मेरे बारे में जानने के लिए सर कुछ नहीं है, बस एक ही देश प्रेम काफ़ी है और एक जज्बा, और एक कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि 26/11 के बाद ये देविका बहुत चेंज हो गई। जो बचपन में बच्चे डरते ना, तो शायद वो हादसे ने मुझे डरना नहीं, एक लड़ना सिखा दिया। तो वो एक लड़ाकू देविका हो गई हूँ मैं अभी। तो देविका, जैसे क्योंकि हमारा क्या है, अनकट है, हमारे में कोई भी कट नहीं होगा, कुछ भी नहीं, तो हमारी कैमरे की बैटरी जब तक चलेगी, जब तक हम बात करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि भारत की जनता आज आपकी आवाज़ से उस चीज़ को देख सके जो उन्होंने सिर्फ आज तक न्यूज़पेपर्स में सुना है और मीडिया में सुना है, वो भी मतलब अलग अलग बातें। तो जो भी है, शायद CST में उस दिन 9:20 का टाइम था, जब आप अपने 9:40 का टाइम, जब आप अपने परिवार के साथ थी। तो जब पहली बार गोली की आवाज़ आपने सुनी, तो क्या आपको लगा कि सच में गोली की आवाज़ है, या आपको नॉर्मली ऐसा लगा जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना यार दुनिया में, कि कुछ चला है, कुछ पटाखा है? क्या लगा आपको जब पहली बार एक बुलेट की आवाज़ सुनाई दी? पहली बात तो सर, जो मेरी वो उम्र थी ना, वो 9 साल 11 महीने की थी, और ये आतंकवाद, ये गोली फायरिंग, इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था ये सब होता क्या है। उस उम्र में खेलना कूदना इतना आइडिया था। उसके ठीक 2 साल पहले 2006 में मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। उसके बाद से हमारी ऐसी फैमिली ट्रिप होती रहती है, कभी कहीं और जाना, कभी कहीं और जाना। तो उस दिन भी हम पूना जाने वाले थे। जब वो रात को, जब वो आवाज़ आई, सबसे पहले बॉम्ब धमाके की आवाज़ आई, हमारे सामने ही बॉम्ब धमाका हुआ।
और वो जो गोली की आवाज़ होती है ना सर, वो एकदम फटाकों की तरह होती है। ऐसा लग रहा था कोई फटाका फोड़ रहा है। गोली फायरिंग की आवाज़ से ऐसे पिक्चर में दिखाते ना, ऐसी गोली की आवाज़ अलग आती है साउंड, तो वो रियल लाइफ में मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो साउंड उस टाइप की थी। वो सेम फटाके की साट साट करके अचानक से फायरिंग होना, लोग सडनली भाग रहे, मैं देख रही हूँ भागते भागते लोग गिर रहे, पता नहीं चल रहा था मुझे कि क्या हुआ है तभी। मैं तो मेरे फैमिली के साथ थी, मेरे पापा, मैं, भाई थोड़ी देर पहले ही वो वॉशरूम को चले गए थे, हम बैठे थे। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ हम घर से कैसे निकले हैं। उस दिन का हमारा प्लानिंग था पूना जाएंगे बड़े भाई को मिलने के लिए, बहुत एक्साइटेड थी मेरे फैमिली के साथ। भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं एंड हम बांद्रा से CST गए। CST में मेन हॉल में जाके बैठे, वहाँ जो चेयर लगी हुई रहती है, अभी तो काफ़ी सिस्टम अलग कर दिया है वहाँ पर। पहले ऐसे गोल राउंड में नहीं रहता था, वहाँ ऐसे चौरस में रहती थी, यहाँ सीट अलग, यहाँ सीट अलग। तो हम ठीक 12 और 13 प्लेटफॉर्म के सामने ही बैठे थे। उतने में भाई ने मुझे बोला कि मुझे वॉशरूम आया है, पापा मैं टॉयलेट जाके आता हूँ। पापा ने बोला ठीक है बेटा तू जाके आ जा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो गया, अचानक से धमाका हुआ। धमाका इतना ज़ोरदार हुआ कि कुछ पहले पता नहीं चला कि क्या हो गया है। सब नॉर्मली एकदम जैसे अभी हम कैसे सब बैठे हुए हैं, और अचानक से इतने ज़ोरदार आवाज़ आना, और उस उम्र में सर मुझे समझ ही नहीं थी ये सब क्या है। देन कुछ लोगों ने अपनी बैग वगैरह वो सब उसके ऊपर डाला। जो बॉम्ब का आज भी स्टेशन पे खड्डा है, आज भी वो निशान है, कहीं निशानों को तो छुपा दिया गया है, पोस्टर लगा दिए गए हैं। फिर गोली फायरिंग की आवाज़ आने लगी, लोग भाग रहे, मेरे सामने से, पीछे से, बाजू से। मेरे पापा को हमें धक्का दे के जा रहे कोई लोग। देख रही हूँ भागते भागते तो लोग सडनली गिर रहे हैं, किसी के हाथ से खून, तो किसी के पैर, तो किसी के सर से। मैं डर गई, बहुत डर गई कि ये क्या है। पापा ने बोला, हम उस टाइम पे मेरे भाई को आवाज़ दे रहे थे, जयेश जयेश भाई हमसे लापता है। पापा ने बोला बेटा हम भी भागते हैं, या कुछ तो गलत हो रहा है। मैं जैसे मेरे पापा के साथ भागने की कोशिश करती हूँ, पापा के मैं ठीक आगे खड़ी थी, मेरे पापा पीछे थे, भागने की कोशिश करती, दोनों पापा के पैरों से भी से आके गोली मेरे राइट पैर में लगी। गोली लगी, गिर गई मैं। उसके पहले मैंने एक शख्स को देखी थी जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। मैं क्वेश्चन मार्क थी कि आखिर ये कौन है। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं, ऐसा लग रहा है कि किसी ये फायरिंग करते हुए, गन चलाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है। वो खुश है, हम लोगों को मार के, वहाँ के लोगों को मार के, उसे वो इंजॉय कर रहा था उस चीज़ को। मेरे जहन में उसकी शक्ल ऐसी बस गई कि वो शायद आज भी मैं नहीं निकाल पाई हूँ। वो रात, वो फेस, उसकी चलाने का तरीका, अंधाधुंध गोली फायरिंग। AK-47 गन होती क्या है पहले तो कभी पता ही नहीं था। उस टाइम पे देखना, एक बड़ा गन मैन खड़ा है, बुटका सरीका है, उसके आँखों में या चेहरे पे कहीं पर भी वो एक गिल्टी फील होता है ना किसी इंसान को, शायद हम कुछ गलत कर रहे तो एक कहीं ना कहीं एक फील हो, उस चेहरे पे दिखा नहीं मुझे। वो चेहरा मेरे मन से निकला नहीं। गोली लगने के बाद मैं गिर गई थी, बेहोश हो गई थी वहाँ पर। मेरे पापा ने मुझे बताया बाद में कि वो भी मेरे ऊपर गिर गए थे। उन्होंने वहाँ एक्टिंग किया, जो मुझे बुलेट लगी थी वो खून उनके कपड़े पे भी लग गया। और पापा ने तभी वहाँ दोनों आतंकवादी को देखा, कसाब और अब्बू इस्माइल को। मैंने कसाब को देखी थी। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पुलिस ऑफिसर, TC और लोग आए थे देखने के लिए कि कौन जिंदा है, कौन बचे या नहीं। तो पापा ने हाथ ऊपर किया कि मैं हूँ, मेरी बेटी को गोली लगा है। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में जब मैं गई तब मुझे होश आया, आंखें खुली तो मेरे सामने काफ़ी लाशों पड़ी थी। कुछ डॉक्टर्स ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे, किसी को बेहोश भी नहीं कर पा रहे। जो फॉरेनर थे, बहुत लोग थे, वो चिल्ला रहे। ऑलरेडी जो CST पे मैंने देखा था वो मंजर मेरे दिमाग में ऐसा घूम रहा था, और वहाँ पर भी मैं सहन नहीं कर पा रही थी। और जो बुलेट मेरे पैर में थी वो काफ़ी पेन कर रही थी मुझे। उस टाइम पे कुछ टाइम बाद ही मेरे भाई भी मुझे हॉस्पिटल में ही मिले। वो हमें ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल पहुँचे थे। लाशों पड़ी थी, एक के ऊपर एक लाशों पड़ी है कहीं, और वो चीरा फाड़ा करना, टाका देना, ये सब देख के तो मैं और डर गई। मैंने रोने लग गई, पापा को भी बोली। अब एक पैर से तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी।
पापा ने फिर वहाँ पर नर्स थे, उन्होंने बोला कि नहीं आपको शिफ्ट कर देंगे। फिर दैन वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज से जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जेजे हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। जब मैं 26 नवंबर को मुझे गोली लगी है, 27 नवंबर को मेरे पैर से गोली निकाली गई। दूसरे दिन इवनिंग में हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन थिएटर से मुझे बाहर निकाला गया ओटीटी से, जब मैंने देखा मेरे पैर को, तो मेरे पैर में बड़ी बड़ी रॉड लगी हुई थी और पैर पूरा ऐसा टेढ़ा था। देख के तब मन में ऐसा हुआ कि शायद ही मैं इन फ्यूचर अपने पैरों पे कभी खड़े हो पाऊंगी। कि वो दर्द, वो तकलीफ क्या थी ना, वो सारी मुझे सब कुछ इतनी ऐसी बस गई ना सर। कई टाइम तक तो मैं उस चीज़ से निकलने भी मुझे बहुत मुसीबत हुई। एंड फिर वो शख्स का चेहरा वो तो रोज़ घूमता था मेरे दिमाग में। फिर ऑफिसर्स आए थे, कुछ लोगों ने स्टेटमेंट लेके गए थे। कुछ टाइम बाद, करीबन हम डिस्चार्ज देने के बाद 1.5 महीने बाद हम हमारे गांव गए, राजस्थान, हमारे कुल देवता मंदिर गए थे। तो कॉल किया गया, मेरे पापा से बात की, बोले आप कोर्ट रूम में आके गवाही देने तैयार हो? मेरे पापा ने कहा हम तैयार हैं। फिर 10 जून 2009 को मैं और मेरे पापा कोर्ट रूम पहुँचे थे और कसाब को आइडेंटिफाई किए थे। तो देविका, जब एक्चुअली ये इंसिडेंट हुआ पूरा सीएसजी में, बहुत देर तक गोलियां चली जी शायद, कितनी देर तक कंटिन्यू फायरिंग, कितनी देर तक चलता रहा वहाँ पर? सर ये तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि गोली लगने के बाद तो मैं बेहोश हो गई थी। तो लेकिन थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट आपने वहाँ देखा होगा, क्या कोई सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं थी? क्योंकि देखो जो भी सीएसटी था उस टाइम, शायद आई थिंक मुंबई पुलिस के अंडर में होगा। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेज नहीं होगी वहाँ पर, सीआईएसएफ वगैरह नहीं होगी, तो कोई ना कोई तो पुलिस फोर्स होगी। क्या पुलिस फोर्स ने काउंटर करने की कोशिश करी? क्या उन टेररिस्ट के ऊपर फायर करने की कोशिश करी? क्योंकि कुछ ना कुछ तो होंगे सिक्योरिटी फोर्सेज के, कोई ना थे वहाँ पर, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, हवलदार थे, काफी लोग थे वहाँ पर। इनफैक्ट सीएसटी में अभी जितनी ये है ना, उतना पहले नहीं था। तो पुलिस काफी थी, बट मैंने ऐसे, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं जिस साइड में थी ना, वहाँ पूरी पब्लिक थी। क्योंकि 2 लोग वहाँ पर कंटिन्यू फायरिंग कर रहे थे और वो दोनों फायरिंग करके चले भी गए थे वहाँ पर। शायद मरीन के पास उनका एनकाउंटर किया, एक वहीं मारा गया था, बिल्कुल नजदीकी। तो लेकिन क्या उस बीच में कोई काउंटर फायर का मतलब, क्या किसी ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करी? सर की गई थी, बट मैंने किसी को नहीं देखा। मतलब चलो ये सारे इंसिडेंट, क्योंकि जो गोली की आवाज थी ना, चाहे उस बंदूक से निकले या इस बंदूक से निकले, आवाज तो सेम ही थी सर। और मैं जब थी तो मैं लोगों को देख रही थी भागते हुए, गिरते हुए, ब्लड निकलना। और वो शख्स जिसे मैंने देखा, तो मुझे नहीं पता चला कि ऑफिसर कहाँ थे, कहाँ से फायरिंग हो रही थी। कि जब अगर कहीं फायरिंग होती है, कुछ हादसा होता है ना, तो हर कोई इंसान अपने आप को सेव करना पहले ज़्यादा सोचते हैं। तो वो शायद आजू बाजू में इतना नहीं भी ध्यान देता है। और बच्चों का माइंड ऐसा सेट होता है सर, तभी के टाइम पे उनकी नज़र कभी एक जगह नहीं होती है, वो ऐसे पूरे बोलते ना मस्तीखोर टाइप में। तो मैं भी वैसे ही ऐसे मैं इनफैक्ट आज भी वैसी हूँ। मैं कहीं भी जाऊँगी तो मेरी नज़र चारों बाजू घूमेगी। मैं कभी भी एक ही जगह पर देख के ज़्यादातर ना ही मैं रह सकती हूँ, ना ही मैं बात कर पाती हूँ सर। तो ये उस टाइम पे भी इंसिडेंट वैसे ही था कि मैं जब देख रही हूँ तो लोग सडनली यहाँ से वहाँ भाग रहे, और भागते भागते गिरना, खून निकलना। तो शायद मैंने तभी वो ऑफिसर्स को नहीं देख पाई। और ऐसा नहीं कि पुलिस ऑफिसर ने वहाँ जवाब नहीं दिया था, काफ़ी लोगों ने किया था। और बहुत लोगों के हाथ में तो बंदूक नहीं थी सर, एक डंडा था। पहले कभी इससे पहले ऐसा इंसिडेंट भारत में देखा ही नहीं। तो जब पहली बार आपको बोला कि एक गवाही, आपने बोला हाँ, सडनली हाँ बोला, या पहले अपने रिश्तेदारों से पूछा? क्योंकि आज के टाइम में क्या है, एक तो टेररिज्म का मामला है, एक इंटरनेशनल मामला है, एक दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी जिसके पीछे मतलब पूरा पाकिस्तान भी चाह रहा है कि कैसे भी करके ये प्रूफ ना हो कि वो पाकिस्तानी हो, फिर भी आप उसको एक कोर्ट रूम में पहचानने जाओगे। तो क्या रिश्तेदारों ने नहीं बोला यार कहाँ इन चक्करों में पड़ रही हो? लोग तो आजकल मर्डर की गवाही नहीं देते भाई, कि हमारे को इन चीज़ों से दूर रखो यार, हमारे को कोर्ट कचहरी नहीं आना भाई, 302 की गवाही कौन देने जाएगा? यहाँ तो आप उस आदमी को पहचानने जा रहे हो जिसने हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एक टेररिज्म अटैक किया। तो क्या रिएक्शन था इसमें परिवार का या आपके दोस्तों का, जो भी आपके आसपास के लोग थे? परिवार का तो सर पहली बात जब मैं विटनेस बन रही थी तो ये चीज़ सिर्फ मेरे पापा और मेरे भाई जयेश और मुझे, हम तीनों के अलावा, ये पुलिस ऑफिसर और उनके अलावा किसी को नहीं पता था ये बात। और स्पेशली ये चीज़ ऐसी थी कि जब 26/11 का इंसिडेंट हुआ था तो बहुत सी चीज़ें हमने पहले तो टीवी पे जो दिखाई जा रही थी, लाइव हो रहा था, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी विटनेसों के ऊपर से स्टार्टिंग में बताना कम कर दिया था कि हम पहले नाम अलर्ट नहीं करेंगे कि किस विटनेस को बुलाए जा रहे हैं। और इस केस में सर ऐसा था कि मैं कम उम्र की पहली गवाह बनी गई थी,
तो शायद से इसलिए उन्होंने भी हमें कहा था कि आपको किसी को जल्दी बताना नहीं है। तो हमने बोला ठीक है सर। और मेरे पापा का तो पहले ही आंसर था कि मेरी बेटी आएगी और वो बात करेगी, कोर्ट रूम में बोलेगी और उस आतंकवादी को पहचानेगी बिना डरे। तो वो लोग ऐसे थे नहीं शायद अगर बेटी डर गई तो कभी कुछ अलग बोल दिया, नहीं, जो उसने देखा है, जो उसने महसूस किया है, वही बात रखेगी वो। जो मुझे हिम्मत मिली गई ना सर उस टाइम पे, तो सिर्फ मेरे पापा से है। और परिवार की बात तो सर एक चीज़ है कि मैं विटनेस जब बन के कोर्ट रूम से बाहर आई थी, जब ये सभी लोगों को पता चला गया, मीडिया टू जेड सभी लोगों को, देन फैमिली मेम्बर क्या आजू बाजू वाले ने भी साथ छोड़ दिया था। फैमिली मेम्बर का रिश्ते का ऐसा था। और मैं बिलोंग सर राजस्थानी फैमिली से करती हूँ। हमारे यहाँ मारवाड़ी में बहुत कम लड़कियों को बढ़ने मिलता है। तो मैं एक ऐसे फैमिली में मेरे पापा एक ऐसे मुझे मिले कि जिन्होंने कभी बेटा बेटी में कभी फ़र्क नहीं किया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू लड़ेगी। पापा को काफ़ी लोगों ने बोला अरे बेटी है, बेटी को तो घर बैठा के रखना चाहिए, कल जाके इसकी शादी कैसे होगी। बहुत सी ताने मारे, बहुत से लोगों ने क्या क्या पापा को कहा, पर मेरे पापा ने बोला नहीं, वो देश के लिए कर रही है और वो जो करेगी वो उसे करने दूंगा, मैं कभी रोकूंगा नहीं। जो सच्चाई के रास्ते पे चलते उसे तकलीफ आएगी पर वो करेगी। चलो देविका, गवाही से पहले मैं मान लेता हूँ कि लोगों को इस चीज़ का नहीं पता था कि आप इस केस का विटनेस बन रही हो, लेकिन जैसे ही आपने गवाही दी इसके बाद क्या उस टाइम जो भी हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई कि नहीं भाई हम आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं कि चलो आप आके कोर्ट में एक गवाही दे रहे हो दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट के लिए? आपने कौन सी तारीख को गवाही दी और कितने? 10 जून 2009 को। 2009 को। क्या उसके बाद आपको नहीं लगा कि यार इस गवर्नमेंट ने मुझे थोड़ी सिक्योरिटी तो देनी चाहिए यार, कि मतलब सरकार मुझे एक सिक्योरिटी तो दे दे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी दुनिया में कोई भी टेररिस्ट हो उनके पीछे कोई ना कोई होता है। तो आपको क्या लगा, कभी आपने एक पल नहीं सोचा यार कि सरकार मुझे कम से कम सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर दे? सर अगर शायद मैंने ऐसा सोचा होता तभी तो मैं विटनेस नहीं बनती। देखो डर तो हर किसी को है और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं सर, आज नहीं तो कल मरना ही है। अगर मैं डर डर के ही मरते रहूँगी तो वो मारने वाले के पहले मैं ही मर जाऊँगी। और एक चीज़ एक्सेप्टेड कि जो बचपन में इतना बड़ा हादसा देखना, उस चीज़ से उबरना बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट अगर मेरी जगह और भी वहाँ बच्चे थे, जो लोग थे, शायद आज भी वो बहुत कम ही हो गए उस हादसे से निकल पाए होंगे। तो सिक्योरिटी की बात जब रही, ऑफिसर्स ये सब, तो ऐसे ऑफिसर्स सारे हमारे कांटेक्ट में हैं, मुझे कभी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड रही बात, तो मैंने कभी मांग नहीं की और ना ही मुझे उनसे कोई मिली गई। मैं बांद्रा में जहाँ रहती थी वहाँ नियर बाय मेरे बाजू में ही पुलिस चौकी थी, तो शायद इसलिए वो सोचते थे कि ये सेफ भी है तो कुछ होगा नहीं। हाँ, बट ऐसा नहीं कि मुझे धमकी नहीं आई, मुझे धमकियाँ, कई कॉल्स भी आए, पापा से बात भी हुई थी, कई लोगों ने कॉल किया था कि हम आपको मार देंगे, आके काट डालेंगे। कहीं पाकिस्तान से कॉल आता था, कोई हैदराबाद से कॉल करता था। तो किसी ने बोला कि हम आपको इतना पैसा देते हैं, आप कोर्ट में जाके या बाद में जाके मीडिया में जाके बोल दो कि हमें ज़बरदस्ती बुलाया है। हमने बोला हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही हमारे देश से हमें कोई गद्दारी करनी है। कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, आपको मार के जाना है मार के जाइए, हम यही बैठे हैं। मेरे पापा तो उनको सीधा बोलते थे मैं बांद्रा में बैठा हूँ, तेरी माँ का दूध पिया तो आके मुझे मार के जा, मैं नहीं हिलने वाला यहाँ से। कितना मारेगा, एक ना एक दिन तो मरना ही है ना मुझे, मार के जा। वो नहीं डरे, बोले जो करोगे आप कर लो। आज भी बहुत लोग बोलते हैं कि खतरा आपके हटा नहीं है, शायद हो सकता है, मैं नहीं जानती सर कि इन फ्यूचर मुझे शायद कभी ना कभी खतरा हो सकता है, बट ठीक है ना, जो होने वाला रहेगा उसे कोई रोक नहीं सकता है। वो चीज़ के लिए कल का सोच के मैं आज क्यों अपना खराब करूं। तो उस टाइम पे भी शायद हमने वैसा सोचा नहीं कि मुझे पुलिस ऑफिसर का या किसी का, ऐसे मैं 4 पुलिस ऑफिसर अपने साथ लेके घूमूं तभी, और ऐसा नहीं था शायद सर। तो देविका, इस बीच में कभी आपने हमारे इंटेलिजेंस के लोग, सीक्रेट सर्विस के, चाहे RNW बोलो, IB बोलो, NI के लोगों ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी या कोई क्वेश्चंस करे उन लोगों ने इस इंसिडेंट को लेकर, इस आतंकवादी हमले को लेकर? नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं किया? नहीं, जो भी हुआ वो ऑफिसर्स के थ्रू ही हुआ था और जो कोर्ट रूम में हुआ गया, लोकल मुंबई पुलिस के, हाँ, मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स एंड ऐसे तो मैं काफ़ी आर्मी ऑफिसर हैं, इन सब से मिलना हुआ है मेरा। बेसिकली ऐसे घर पर आके मिलना या कहीं चले गई, कुछ शोज़ होते थे तो उसमें तो नॉर्मल बातें हुई है, नॉर्मल क्वेश्चंस हुई है, ऐसे अनदर क्वेश्चंस नहीं। तो सरकार से ये क्वेश्चन नहीं था कि यार मैंने तो 2009 में गवाही दे दी भाई कसाब के लिए, चश्मदीद गवाह किसी भी केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो इतना टाइम क्यों लगा एक आदमी को फांसी, एक आतंकवादी को फांसी देने में?
सर क्वेश्चन लगा तो ऐसा? बहुत था, कई बार था, और मैं हर टाइम बोलते आई। इनफैक्ट मेरे घर से मैं अकेले विटनेस नहीं थी, मेरे पापा भी थे। और मेरा ऐसा ही था कि कसाब को 3 साल के ऊपर फांसी के लिए क्यों लगी, कसाब को उसी दिन क्यों नहीं मार दिया गया, या उसे 1 साल के अंदर फांसी क्यों नहीं दी गई। बट जो चीज़ थी शायद वो समझ मुझे थोड़ी लेट आई। एक तरफ से अगर मैं सरकार या एक ऑफिसर के तरफ से सोचने लगूँ तो, कि अगर हमारे देश को कुछ उससे जानकारी निकालनी है तो उसके लिए समय जाता है। सो इसलिए भी शायद कसाब को फांसी देने के लिए समय लगा, पर देर ही सही, बट कसाब को फांसी हुई, चीज़ के लिए खुशी थी मुझे। बट अभी भी मेरे मन में एक नाराज़गी तो है कि कसाब को सबके सामने लाके फांसी देनी चाहिए थी। और सर मैं ये मानती कि कसाब तो एक छोटा मच्छर था, जो मेन आतंकवादी अभी भी पाकिस्तान में बैठे, जो कसाब जैसे लोगों को पाल रहे, जो बना रहे, वो ख़त्म नहीं होगा तब तक तो कुछ नहीं होगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है देविका। जो भी मतलब कसाब जैसे लोगों को यूँ भेजते हैं, ट्रेंड करते हैं और आतंकवादी हमले करते हैं हर रोज़, आज भी हाफिज़ सईद पाकिस्तान में बैठ के ऑपरेट कर रहा है, चीज़ें कर रहा है। तो क्या हमारी सरकार ने, यार एक एविडेंस है, एक गवाही बनी है, कभी गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं कि आपको कुछ आप एक देश के एक मतलब आतंकवादी के खिलाफ गवाही दे रहे हो, तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ इसके बदले कुछ वादे करे थे हमारी सरकार ने? होता है ना कि सरकार वादे करती है, सरकार तो आज भी बोलती है यार तुम इस देश के हित में काम करो, भारत सरकार तुम्हारी ये मदद करेगी। तो क्या उसमें सरकार के कुछ वादे? सरकार वादे करके अक्सर भूल जाती है। नहीं मैम, अभी देखो, हो सकता है कि उस टाइम की गवर्नमेंट ने नहीं किया हो, 2009 में जो भी गवर्नमेंट थी, अगर आज आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचेगी तो मैं यकीन दिलाता हूँ गवर्नमेंट आपकी ज़रूर मदद करेगी। हमें कई बार लगता है कि गवर्नमेंट हमारी मदद नहीं कर रही है, हो सकता है कि उस माध्यम तक वहाँ तक बात नहीं पहुँचती है कई बार। राइट जी। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम आपसे कोई वादे करे होंगे, और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपसे गवर्नमेंट ने वादे करे तो ये प्रेजेंट सरकार आपकी मदद जरूर करेगी मैम। सर रही बात एक मदद की, तो मुझे मिली गई मदद, ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे मदद नहीं मिली, बट कोई भी मदद या मुझे कोई भी चीज़ मिली गई है ना सर, तो ऐसे सजा कर नहीं मिली है। स्पेशली सामने से आके मुझे किसी ने नहीं दिया है। हर चीज़ के लिए आज तक देविका ने 26/11 के बाद जो गोली मुझे लगी, उस दिन से लेके आज तक की मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरी फैमिली आज भी लड़ते आई है और शायद आगे भी लड़ते रहेंगे। हम कभी इस चीज़ के लिए तो हटेंगे नहीं। सरकार से मुझे वादे तो बहुत आए, कुछ तो चैनल में बैठ के लोगों ने किए, तो कुछ कैमरे के पीछे किए हैं, कहीं तो ऐसे जगह पर मिल के किए हैं। जैसे कहा गया था मुझे पहले कि आपके पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम करेंगे, आगे आपको जो भी तकलीफ होगी, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, हम आपके साथ रहेंगे, आपको घर दिया जाएगा। मुझे सरकार से कोई पहले घर नहीं मिला गया, उस चीज़ के लिए मुझे लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। शायद अगर आपने मेरे बारे में देखा होगा थोड़ी देर पहले ही गूगल पे भी अभी चीज़ का आ चुका है। मैंने कोर्ट में पिटिशन फाइल किया था, गवर्नमेंट के ऊपर मैंने केस किया था, तो वो करीबन 4 साल केस चला, उसके बाद मुझे सरकार से घर मिली गई, पर वो भी इसी तरीके से नहीं। और जो सर मैं नेता होगा तो क्या ही बोलूँ, जाने दीजिए। कुछ होते हैं हेल्प करते हैं और कुछ लोग होते हैं नहीं करते हैं, तो ये चीज़ भी हुई है। मैं छोटे से लेके बड़े तक लोगों को सबको मिल चुकी हूँ, बट बहुत लोगों ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की है। जो कम उम्र में सर मैंने देख लिया है ना लोगों का दोगला चेहरा, कि सामने क्या और पीछे क्या है, ये बहुत अच्छी तरह मुझे पता चल चुका है। बट ठीक है, मुझे मिली, लंबी लड़ाई करने के बाद मुझे फाइनली सरकार की तरफ से घर मिला गया, बट वो भी इजी तरीके से नहीं था। हमारे पहले दिल्ली से एडवोकेट उत्सव बेन सर आए थे, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताया कि देविका ये आपकी राइट्स है, आपको ये जो बोला जा रहा है घर देंगे देंगे, वो जो फेक प्रॉमिसेस किए, ऐसे सबसे कुछ नहीं होने वाला है, कोर्ट में जाके लड़ो, अधिकार है आपका। मैंने बोला सर मुझे नहीं आता, मैं कैसे लड़ूं, मुझे चीज़ का कुछ ज्ञान ही नहीं है। मैं जब 10 जून को मैं कोर्ट रूम पहुंची थी 2009 को, मुझे वो पता था, मैं कसाब को पहचानी, वहाँ जज साहब को देखी, जो वो सारी चीज़ें, मुझे उसके अलावा बाकी कैसे क्या करूँ मुझे नहीं पता, ये सब की प्रोसेस क्या होती है। मैंने बोला बेटा आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने भाई ने जब कोर्ट में पिटिशन फाइल किया, कई बार मेरा केस रिजेक्ट हुआ, कई बार तो वो शायद पेपर को पता नहीं, लोगों ने सुनने में ऐसा आया कि फाड़ के डस्टबिन में भी फेंक दिया हो, शायद ये चीज़ें भी हुई। देन कुछ टाइम बाद फिर मेरी एडवोकेट चेंज हो गए, भाई दिल्ली से मुंबई नहीं आ पाते थे कई बार, तो एडवोकेट मेरी कुनिका लाल बने, मिस कुनिका लाल मैम, उन्होंने लड़ा एंड वो शायद 2022 में मुझे मिले।
उसके बाद 2024 में मुझे कोर्ट से घर पास हो गया। कोर्ट से ऑर्डर था विद इन 6 मंथ आपको घर मिल जाना चाहिए, बट वो घर मुझे मिलते मिलते सर 1 साल लग गया। अब रिसेंटली मैं आपके ऑफिस जो आई हूँ, ये न्यू घर से ही आई हूँ। मैं अभी अंधेरी शिफ्ट हुई हूँ। इसके पहले मैं अंधेरी से मेरा कुछ ताल्लुक ही नहीं था, मैं बांद्रा ही रहती थी सर। इनफैक्ट पहले से मैं रेंट पे रहते आई हूँ, वो रेंट की स्टोरी भी है, मैं आपको वो भी बताऊँगी। घर मिलने के लिए वो 1 साल इसलिए लगा गया, जो पहले उन्होंने रूम दिया था हमें विले पार्ले में, उसका काफ़ी इश्यूज था वहाँ, बिल्डर डेवलपर का एंड एंट्रेंस का इशू था, तो वो प्रोसेस भी काफ़ी लंबा लग गया। जब मैंने मैम के पास गई तो मैम ने फिर से SPPL में बात किया गया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है देविका, भी आपको चेंज करके देंगे। तो फाइनली अब मुझे घर मिल गया है। अच्छा देविका जी, एक चीज़ और, जब आपने कोर्ट रूम में कसाब को देखा जी, इंसिडेंट का वो हमला, जब आपको कोर्ट रूम में, दोनों कसाब में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? फ़र्क ये नज़र था, उस टाइम कसाब को मैंने बंदूक के साथ देखा था, इस टाइम बिना बंदूक के देखी। और उसके कोई चेहरे में कोई गिल्ट, कोई डर सरकार को लेके, कोई पछतावा? मैं वेपन्स तो नहीं होगा, लेकिन उस कसाब में और उस कसाब में कितना फ़र्क था? सर मेरे नज़रिया से अगर मैं कहने जाऊंगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। मतलब ऐसा नहीं कि यार मैंने इतने मासूमों को मारा, इतना गिल्ट, उस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं अगले को? अगर उसे गिल्ट भी हो रहा होगा उसके चेहरे पे, तो मुझे गिल्ट नहीं थी उस चीज़ की। हाँ। मुझे ऐसा था कि सर जब मैंने कसाब को देखी तो उसका फेस पहले सामने था एंड वहाँ 3 शख्स थे। कोर्ट रूम की बात यह है, जब मैं कोर्ट रूम पहुंची थी अपने बैसाखी से चलते हुए, पहले मैं बैसाखी से करीबन 2.5-3 साल बैसाखी से चली हूँ सर। जब मैं कोर्ट रूम पहुंची तो मुझे पहले कसम का मतलब पूछा गया। जज साहब ने पूछा कि बेटा आपको कसम का मतलब पता है? मैंने बोला हाँ सर। सच बोलूंगी तो भगवान मेरा साथ देगा, झूठ बोलूंगी तो भगवान मुझे सजा देंगे। मेरे सामने 3 शख्स बैठाए थे, उसमें से मुझे बोले कि आप पहचान सकते हो? मैंने बोला हाँ सर। जज साहब के साइड में फर्स्ट में बैठा था, वो था आतंकवादी कसाब। मैंने बोला ये, मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश किए गए। नहीं आप ये बता रहे हो? मैंने बोला नहीं सर, मैं फर्स्ट वाली को ही बता रही हूँ। नहीं आप ये बता रहे हो? नहीं मैं यही बता रही हूँ सर। तो फिर जज ने कहा कि सही बात है बेटा। नहीं बिल्कुल। और जब मैंने कसाब को देखा तो उसके चेहरे पे पहले वो ऐसे देख रहा था, देन मुंडी नीचे झुकी हुई थी उसकी, बट मुझे कोई गिल्टी फील देख के नहीं लगा कि उसे कोई गिल्टी फील हो रही है। उसे हो रही है नहीं हो रही है सर, मुझे उस टाइम पे उस चीज़ का फर्क नहीं था। मेरे मन में तो ये खुनस थी कि बैसाखी फेंक के मार दूँ इसे, या मुझे अभी कोई बंदूक दे देना, या मैं किसी का बंदूक लेके इसको छीन के गोली मार दूँ। ये मेरी बचपन छीन गई सर, मेरा पैर, मुझे सर मैं नहीं जानती थी मैं इन फ्यूचर चल भी पाऊंगी या नहीं। मेरे सामने कई लोगों को मार दिया, कई ऑफिसर मारे गए। वो 3 दिन तक वो हमला, वो जो बचपन में इम्पैक्ट हो जाता है ना ये चीज़ का, वो इंसान कभी नहीं भूल सकता है। नहीं मेरे भी देविका जी, मेरे भी 2 सीनियर शहीद हुए उसमें। जी सर। एक 51 SAG के मेजर उन्नी किशन सर, जो बिहार रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, और 10 पैरा SF के जो भी 51 SAG के हौलदार गजेंद्र बीस जी, तो हमारी NSG से थे, वो मेरे सीनियर हैं। तो वो भी इस टेररिज्म में शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और बहुत सारे, लगभग 170 के आसपास बेगुनाह हिंदुस्तानी मारे गए। और ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है, हमारी सरकार कर रही है, जितना हो सकता है उतना कर रही है। लेकिन अगर आज कसाब हो, तो अगर एक सवाल आपसे कोई पूछने को कहे तो आपका क्या सवाल होगा उसके लिए? अगर आप एक कसाब से, अगर आपसे मैं पूछूं कि तुम्हें एक सवाल पूछना है, उससे मेरा सवाल यही रहेगा कि उसे क्या मिला हम जैसों को गोली मार के? जिस लोगों की उन्होंने जान ले ली, इतने लोगों को मार दिया गया, तो उसे क्या मिला? जन्नत मिल गई? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन उससे यही रहेगा। ये आपका कसाब से। उस टाइम के जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे 2008 में, अगर उनसे आपको सवाल पूछने को मौका मिले, आप उनसे क्या क्वेश्चन करोगे? अगर आज आपको ईश्वर बोले कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन देश में कोई ना कोई प्रधानमंत्री तो अपने बैठे होंगे, अपने PMO में बैठे होंगे, आपको उनसे भी एक क्वेश्चन करना हो? उनसे मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि सर, हमारे ऑफिसर, या तभी जो ये हादसा हुआ उस टाइम पे स्टेशन पे जो पुलिस ऑफिसर थे, काफ़ी लोग थे, उन लोगों को वो पावर क्यों नहीं दी गई थी? और ये आतंकवादी इतनी इजीली तरीके से कैसे आ गए? 10 आतंकवादी आ जाना, उसके पहले मुंबई शहर में रेकी करके चले जाना, ये इतनी इजी बात हो गई। आम इंसान ताज होटल जाता है तो उसकी 100 बार चेकिंग होती है। तो आतंकवादी जब आकर जा रहे थे, मैंने ये तक सुना था कि ताज में पहले से हथियार रखी गई थी, तो ये कैसे रखी गई? मिली भगत थी या क्या था? आज जो चले गए वो तो फिर से नहीं आ सकते ना। तो मेरा उनसे क्वेश्चन यही है कि आप तब क्या कर रहे थे? सरकार सोई हुई थी या सच में जगी हुई थी तभी?
सरकार ने सच में अपने लोगों को खोया है या पराया लोगों को? हम के शायद अपने नहीं थे, मुझे तो ऐसे ही लगता है सर। तभी काफ़ी टाइम लग गया और हर बार हम हमारे इंडिया वाले पाकिस्तान को प्रूफ करते बैठते हैं कि हाँ 26/11 में तुम्हारा हाथ था। क्यों प्रूफ करे? हो भाई, तुमने ही मारा है, तुम्हारे वहाँ से ही आतंकवादी आते हैं। हम हर बार क्यों तुम्हें प्रूफ करें? अब हम ऐसे मानेंगे कि तुम लोगों को जाके मारेंगे घुस के, कि दोबारा कभी हमारे हिंदुस्तान में आने की कोशिश भी नहीं करें। नहीं, बिल्कुल देविका जी, बहुत अच्छा लगा और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि उन चीज़ों को याद करना, क्योंकि जो चीज़ जितना मतलब हमारे कहावत है जीवन में कि बुरी चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके भूलना चाहिए इंसान को हमेशा। तो आज बहुत सारे बच्चे हैं इस देश में जिन्हें शायद पता भी नहीं होगा, बहुतों को तो ये भी नहीं पता होगा 26/11 आज 16 साल हो चुके हैं, लेकिन आज की आने वाली जनरेशन के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहो उन बच्चों के लिए, तो क्या मैसेज है? अगर आने वाले यूथ को कोई मैसेज देना चाहती हो आप? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, आपने जो अभी कहा कि बुरी बातों को याद नहीं रखनी चाहिए, मैं जानती हूँ और ये मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ, बट ये रात ने, इस बुरी रात ने ना मुझे ऐसी ताकत दी है कि मैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ना सीख गई हूँ। और शायद बहुत कम बच्चों ही हो गए, अगर ये हादसे से जो मुझे सीखने मिला है ना, कई लोगों ने मुझे कहा कि आप 26/11 के ऊपर से बात क्यों करते हो, आज भी क्यों करते हो? मैंने बोला वो बात कोई भूल नहीं सकता, वो दर्द, वो पैर में आज भी मेरे निशान है, वो रात मैं भूल भी नहीं पाऊंगी, चाहे मुझे कोई कितना भी बोले कि आप भूल जाओ, पर वो कभी नहीं भूल सकते। जिस पे बीतती है ना सर, वही जानता है वो दर्द क्या होता है। और कुछ बुरी यादें ना आपकी ताकत बन जाती है, और वो हिम्मत इस तरीके से देती है ना कि शायद हम ऐसे भी अपने नॉर्मल लाइफ में भी हिम्मत नहीं ला पाते। नहीं, बिल्कुल। और बच्चों से तो मैं यही कहूँगी, अभी की जनरेशन से जो यूथ पीढ़ी है, थोड़े मोबाइल से दूर रही है। जो हम दिन रात इंस्टा है या बेसिकली बहुत जगह पर बिजी हो गए हैं, तो अपने लाइफ में कुछ एक्टिविटी करिए, अपने देश के लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए, और कहीं पर भी कुछ भी बुरा देखते हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, ना ही कि आप डर के बैठ जाओ। एक नियम है सर, अगर आप किसी के लिए नहीं आओगे ना तो आपके लिए कोई नहीं आएगा। हम सबको एकजुट होकर रहना है। आज हमारे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ये तो देखो, ये तो गंदी पॉलिटिक्स है, ये तो राजनीति है। एक आम इंसान को इन चीजों से कोई मतलब नहीं। हम असली मुद्दा भूल चुके हैं ना सर। बेसिकली जो असली मुद्दा होना चाहिए उस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करना पसंद करता है। इतनी लड़कियों का रेप होता है, उस बारे में आके कोई बात ही नहीं करता है। ट्रेन से आए दिन हादसा होते जाती है, लोग गिरते जाते हैं, उस बारे में कोई बात नहीं करता है। कई लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं होती है। आज कितने घर में लोग भूखे सोते होंगे, घर नहीं है किसी को, रोड पे कई लोग ऐसे सोते हैं। उस चीज़ों को तो हम भूल जाते हैं। जो चीज़ को नहीं लेके चलना चाहिए उस चीज़ को हम लेके चलते हैं, और इस बात का फायदा आतंकवाद उठाती है। नहीं, बिल्कुल देविका जी। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं देश के, मैं बताऊंगा, आज बैठे हैं, तो होता क्या है, हम लोग बोलते हैं कि यार एक नेता करप्ट नेता, शायद 10 खड़े कर दें तो मुश्किल हो जाएगा कि यार एक सही किसको बोलूं, ये चीज़। लेकिन यार उन लोगों से एक छोटा सा सवाल है इस देश में मेरा भाई, कि हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि एक नेता बहुत करप्ट है, लेकिन जब आप वोट देने जाते हो तो उस नेता से क्यों बोलते हो मुझे एक वाइन की बोतल चाहिए या 1000 रुपये चाहिए? यार करप्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आज आप बोलते हो कि मुझे वोट के लिए 1000 रुपये चाहिए और एक वाइन की बोतल चाहिए, तो नेता कहता है रख ले भाई। जब वो नेता कहता है मेरे इलेक्शन में 20 करोड़ खर्च हो रखे हैं, तो बोलता है मैं 200 करोड़ लूंगा। अगर शुरुआत हमें हमसे ही करनी पड़ेगी, अगर हम हमसे शुरुआत करेंगे, हमारे को इस पूरी दुनिया से मतलब नहीं है, लेकिन हम अगर खुद से एक शुरुआत कर लें कि मुझे सही करना है, मैं सही हूँ, बाकी कोई हो या ना हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ उल्टा है, लोग कहते हैं मैं सही होके क्या कर लूँगा यार, दुनिया सही नहीं हो रही है। यही तो बात है ना सर, हम पहले खुद ही सही नहीं है और दूसरों को सही करने जा रहे हैं। बट आप खुद से सही नहीं होगे तो आगे वाले भी देख के बोलेंगे अरे तू तो गलत ही, तो मैं भी गलत कर लूँगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। करप्ट हम खुद ही बनाते हैं उन लोगों को। जब वो वोट मांगने आते तब उनको क्यों नहीं पूछते हो आप? सवाल तभी करो, तब आवाज़ कोई नहीं उठाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देविका जी। और देविका जी एक चीज़ और बताइए मुझे आप जी, कि पूरे सिस्टम को देख लिया होगा अच्छे हाँ, से। 26/11 के बाद पूरा प्रशासनिक, पूरे ब्यूरोक्रेट्स, पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा पॉलिटिक्स देख लिया होगा इंडिया का। तो कैसा है, कैसा लगा सिस्टम हमारे देश का? नहीं बात करो तो सर सही। चलो आपने इतना बोल दिया तो हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। कुछ चीज़ में अच्छी है, बहुत चीज़ों में। लेकिन 2014 के बाद चेंज दिखा हमारे नए, 2014 के अंदर एक नया बदलाव आया इस देश में, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, क्या थोड़ा चेंज दिखा आपको?
क्या लगा ऐसा कि चेंज है या लोग सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे नहीं, लोग मुझसे काफी क्वेश्चन change करते है। हैं, मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि यार लक्की जी आप तो मोदी फेवर में बात करते हैं। भाई मैं किसी के फेवर में बात नहीं कर रहा, मोदी जी थोड़ा ना मुझे पैसा दे रहे हैं यार, ठीक है। तो लेकिन जो चीज़ है, तो आपको लगता है कि 2014 के बाद कुछ चीज़ें अच्छी हुई है या नहीं हुई है अच्छी? सर अच्छी बुरी चीज़ तो दोनों होती आती है, कभी एक तरीके से तो अच्छी लाइफ नहीं चलती, चाहे कैसी भी हो। और रही बात तो 2014 के बाद चेंज हुआ है, काफ़ी चीज़ों में हुआ है, नोटबंदी, या हम एक बोला जाए तो एक ऑफिसर को जो पावर अब मिला गया ना, उसके पहले नहीं मिली गई थी। आर्मी ऑफिसर को पहले एक गोली चलाने के पहले पूछना पड़ता था कि मैं चलाऊं या नहीं। अब हमारी सरकार ने ऐसी पावर दी है, वो एक चला रहा ना तो तुम 100 जाके चला के आओ। तो वो बहुत चेंजेस है और काफ़ी पावर आया है और हिंदुत्व को भी काफ़ी बढ़ावा मिला है। मैं जातिवाद के ऊपर नहीं बोलना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, मैं सभी जात को सपोर्ट करती हूँ, बट जो पहले कभी नहीं दिख के आ रहा था ना सर, वो अब दिख के आने लगा है। तो मेरी सरकार से अभी की भी यही रहेगी अपील कि आप आतंकवाद के खिलाफ और कानून बनाइए, जल्द से जल्द पूरे आतंकवाद को ख़त्म कीजिए, और इंडिया में काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स है तो उसके खिलाफ भी आप करिए। नहीं, बिल्कुल देविका जी, आज देख रही हैं आज भारत सरकार, मैं एक सोल्जर होने के नाते बोल रहा हूँ, हमारे सीधे ऑर्डर्स दे रखे हैं सरकार ने कि अगर पीओके या पाकिस्तान पोस्ट से एक भी गोली चलती है, एक AK-47 की गोली चलती है, आप पूरी LMG फायर करो। दिख रहा है ना, लेकिन फिर भी इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सवाल उन्हें उनसे भी उठाना चाहिए जो 60 साल से इस देश के अंदर है। क्या लगता है आपको? ऐसा उठाना चाहिए सर। हमारे देश में ना एक सबसे बड़ी बुरी बात है, जब सवाल करना चाहिए तब कोई नहीं करता है, जब नहीं करना चाहिए आके सवाल करने बैठ जाते हैं, बेबात के मुद्दे लेके बैठे रहते हैं। आज कोई भी आप चैनल खोलोगे ना, वहाँ बातें कम होती है, लड़ाई ज़्यादा होती है। मतलब सर, आप बात करने आए हो तो बातें करिए, लड़ाई मत करिए। अगर आपको सच में कुछ करना है ना तो करके दिखाइए, सिर्फ बोल वचन मत करो कहीं पर भी। मैं सिर्फ एक ही बोलना चाहूंगी, कोई अच्छा कर रहा है तो आप उसके ऊपर भी सवाल उठाओगे, जो बुरा करता है उस टाइम पे सवाल क्यों नहीं उठाते हो? आपस में हम लड़ते बैठते तभी तो दूसरे आके फायदा उठाते हैं हमारा, तभी तो हम काफी चीजों में पीछे बैठे हैं ना। अगर आपको आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे लेकर जाना है, तो आपको जो सही मुद्दा है, जो सही चीजें हैं, उसके खिलाफ बोलना सीखिए। उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेंगे, जो अच्छा कर रहा है ना उसे गिराएंगे, क्यों कर रहे हो भाई, तुमने ऐसा कैसे किया। मेरे केस में भी हुआ है सर, मैं विटनेस बनी, कई लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की, मेरी फैमिली को, हमारे पूरे तीनों को, हम तीनों को काफ़ी तकलीफें हुई, रिश्तेदारों ने, आजू बाजू के लोगों से बहुत हुआ सर। सब छोड़िए, लोगों ने मेरा नाम क्या रखा है आपको पता है? कसाब। मुझे कई लोग बोलते थे, अरे कसाब जा रही है, देख 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 कसाब जा रही है। स्कूल में तक मुझे लोगों ने कसाब चिढ़ाया है। आप सोचिए, वो बच्चा जिसने जाके कोर्ट में बयान दिया है, वो हादसा देखिए और उसे ही लोग ये नाम से बुला रहे हैं कसाब, उसके मन में तब क्या फील होता होगा। सरकार में से कोई मेरे घर नहीं आया था तभी मुझे पूछने कि बेटा तुम ठीक हो, गोली लगने के बाद तुम्हें कितनी तकलीफें हुई है, हमारे परिवार कैसे चलता है, आज मेरे पापा का बिजनेस बंद हो गया है। ये आपस में लड़ते रहते ना सरकार, ये किसी के घर जाके नहीं पूछती है। इतने सालों में 26 जनवरी को 16 साल हो गया, पॉलिटिशियन में से सिर्फ एक ही जिशान सिद्दीकी हमारे घर आए थे, वो भी लॉकडाउन के टाइम पे। उसके पहले कोई पॉलिटिशियन मेरे घर आके नहीं गया है, ना ही मेरी हालचाल पूछी। चलो मेरे घर तो छोड़ो, अब किसी और के घर गए हो क्या? आर्मी ऑफिसर्स के घर गए, कहीं शो होता है, ऑफिसर्स को क्यों नहीं बुलाते? आर्मी ऑफिसर से रिबन क्यों नहीं कटाते हो? सब बड़े बड़े दूसरे लोगों को बुलाएंगे, जो देश के लिए करता है सर उनको तो अनदेखा कर दिया जाता है। तो आपने 26/11 में देखा, हमारी NSG के लिए क्या बोलेंगे आप? आपने NSG देखी, दिल्ली से आई, ऑपरेशन करी, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे 2 सीनियर शहीद हुए, तो उन NSG वालों के लिए आप के लिए क्या वर्ड्स हैं जो आज भी, मतलब आप चाहे JNK के अंदर कंटिन्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं, आज भी अलर्ट में हैं 24/7 आवर, जिनके लिए कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई दीपावली नहीं, कोई दशहरा नहीं, तो उनके लिए क्या कहोगे? सर उनसे ही तो मुझे सीखने मिलता है। आप सभी से तो जो मुझे हिम्मत मिलती है ना, वो सर मुझे कोई हीरो हीरोइन से देख के नहीं मिलती है। डोंट माइंड, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, हीरो हीरोइन को, सबकी अपनी चीज़ें होती है, सबकी अपनी खूबियाँ होती है, बट जो ऑफिसर्स होते हैं ना, जो NSG आर्मी ऑफिसर जो अपने ये देश के लिए करते हैं ना सर, इन सब से मुझे सीखने मिलता है। जब आप अपने परिवार को, किसी की भी चिंता नहीं करते हो, सबको छोड़ के अपने देश के लिए लड़ते हो। हम तो अपने परिवार के साथ बैठे हैं, हंस खेल रहे हैं, हमें तो छुट्टियां मिल रही है, जहाँ मन कहा वहाँ चले गए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं। आप लोगों को वो समय बहुत कम मिलता है।
बट ये हम जो लोग हैं ना आपस के, बहुत लोग वो भूल जाते हैं जो हमारे देश के लिए कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए इतनी अपनी जान कुर्बान दे रहे, जो शहीद हो जाते हैं। आज कितने लोगों में से कितने लोग पहुंचे शहीदों के घर, क्या किया उन लोगों के लिए? एनएसजी कमांडर के ऑफिसर जो शहीद हुए हैं, बहुत कम ही लोगों के लिए किया गया है। 26/11 के पहले भी कुछ हादसे हुए होंगे जो बॉर्डर पे कहीं जगह पर होता है, वहाँ लोगों के परिवार को सपोर्ट मिला है। तो देविका जी बहुत है जिनको नहीं मिला, लोगों की आवाज़ ही नहीं आती इस देश के अंदर, तो हर रोज़ होता है ऐसा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि हमें पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। जी सर। पहला कदम तो हम उठाएंगे ना। हम हमेशा क्या चाहते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे यहाँ कि हमारे मोहल्ले में एक भगत सिंह पैदा हो जो हमारे हक के लिए लड़े, लेकिन वो मेरे घर में नहीं होना चाहिए। बोला बेटा तू कुछ मत करना, ठीक है, वो पड़ोसी कर लेगा। तो एक पुरानी कहावत है जो चल रही है, हमें उसको बदलाव करना पड़ेगा, चीज़ें चेंज होनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि यार पॉलिटिक्स खराब है तो आप आ जाओ यार, पॉलिटिक्स में सही करो ना यार। सही बात है। मुझे भी कहीं ने कहा कि ऐसा नहीं सर, मैं नहीं सोच रही हूँ, मैं खुद सोच रही हूँ। मेरा पहला सपना है आईपीएस ऑफिसर बनना। मेरा ड्रीम था सर कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूं और टेररिज्म खत्म करूं, बट मेरी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं नहीं बन पाऊंगी आईपीएस। इतना मैंने खुद में जान लिया है, क्योंकि सर मेरी पढ़ाई उतनी स्ट्रांग नहीं है। मैं आईपीएस का एग्ज़ाम जो यूपीसी में नहीं फाइट कर सकती। सो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं आईपीएस छोड़ के, मेरा मोटिव है आतंकवाद खत्म करना, देश के लिए कुछ करना, चाहे मैं कोई भी फील्ड से करूँ, वो मैं ज़रूर करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं उस पद पे पहुँच के ही कर पाऊँ, मैं कोई और पद पे पहुँच के कर लूँगी। मन की आपकी इच्छा क्या है वो इम्पोर्टेंट है सर मेरे यहाँ पर। अगर मैं आईपीएस नहीं बनी तो 100 बच्चों को बनाऊंगी, उन देविका बनाऊंगी कि वो एक आईपीएस ऑफिसर बने, उन लोगों में अपना सपना पूरा करूंगी। मेरा भी है सर कि मैं एक पॉलिटिशियन ज्वाइन कर लूँ। कई लोगों ने मुझे बोला कि वो तो कीचड़ है, आप कीचड़ में मत उतरो देविका। मैंने कहा कीचड़ में ही तो कमल खिलती है। आपको अगर कीचड़ को साफ करना है तो खुद कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। आप उतरोगे ही नहीं, उसके अंदर जाके देखोगे ही नहीं तो बोलेगा अरे ये तो गंदगी है, गंदगी है। झाड़ू मारने वाला झाड़ू नहीं मार के जगह बोलेगा छी ये तो बास आ रहा है, तो वो तो साफ ही नहीं होगा ना कभी। हमें जाके झाड़ू उठा के मारना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा, तब तो वो साफ होगा। जरूरी नहीं है कि पॉलिटिशियन में ही सब खराब मिलते हैं, दूसरे लोग भी खराब होते हैं। नहीं बिल्कुल, तो हर जगह पर है सर ये चीज़ के लिए। देविका जी आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला, आप इधर आए, और मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान कि हर बच्ची, हर बेटा आपको सुने। और मैं ये बोलता हूँ कि लाइफ के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्डर में रहकर ही देश की सेवा कर सकते हैं या टेररिज्म को गोली मार कर ही कर सकते हैं। अगर आपने आतंकवाद के खिलाफ जैसे आपने आवाज़ उठाई, अगर हिंदुस्तान का बच्चा वो आवाज़ उठा ले तो कोई भी आतंकवादी हमारे देश के अंदर नहीं आएगा। मैम सही बात है सर। देखो मैंने आपको बोला कि सिर्फ एक आवाज़ उठानी पड़ती है। आज आप यहाँ बैठे हो क्योंकि आपने आवाज़ उठाई है। खुद के लिए खुद से लड़ना पड़ता है सर। अगर हम लड़ेंगे ही नहीं, बाहर ही नहीं निकलेंगे तो नहीं होगा। अगर मुझे भूख लगी है, मैं सोचूंगी नहीं मुझे भगवान आके खाना दे देगा, थोड़ी ना भगवान आएंगे। मुझे गैस पे जाके पकाना तो पड़ेगा ना। मैं पकाऊंगी नहीं तो खाना कैसे खाऊंगी? उसके लिए भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। अगर मुझे पापा से कुछ चीज़ चाहिए, पापा समझ जाएंगे कि मेरे देखने से? नहीं, पापा से मांगना पड़ेगा ना, पापा मुझे 100 रुपया दो। अगर आप बोलना ही नहीं सीखोगे, लड़ना ही नहीं सीखोगे, आवाज़ ही नहीं उठाओगे तो कुछ नहीं। पर मैं सभी से एक ही अपील करूंगी सर, जो आवाज़ उठाते ना उनकी आवाज़ दबाइए मत। नहीं बिल्कुल देविका जी, उन लोगों का साथ दीजिए। नहीं बिल्कुल 100% जनता साथ देगी देविका जी। दुनिया चेंज हो रही है। मैं कह रहा हूँ हमारी देश की जनता बहुत अच्छी है, उन तक सही बात पहुँचनी चाहिए, पहुँचती नहीं है बात। राइट सर, है ना, बात को दबा दिया जाता है, बात एक्चुअल में वहाँ पहुँचती नहीं है। आपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि जब भी आपका इंसिडेंट हो आपने लगता होगा यार कि देश में आज देखो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जी, जो उनको लोग इतना सम्मान देते हैं, लेकिन रियल में हमने फाइट किया देश के लिए, वो मैं समझ सकता हूँ कि वो सम्मान हमें मिलना चाहिए भाई। अगर कोई आदमी, तो कभी इस चीज़ को लगता है सर। और कई बार ऐसा भी आता है कि आज तक मुझे मेरी गवर्नमेंट से, सरकार से मुझे कोई सम्मान नहीं मिला। एक सम्मान नहीं ना उनके तरफ से कोई मुझे एक, चलो आप मेडल मत दीजिए, पर एक सम्मान के वर्ड्स में आप मेरे लिए या जिन लोगों ने अपने देश के लिए एक वो हिम्मत दिखाई उनके लिए बात कर दीजिए। नहीं की है तो हो सकता है देविका जी आपकी सर। बात एक वहाँ तक चीज़ और पहुंची नहीं हो। कहूँगी, मैं नरेंद्र मोदी सर से मिलने की कहीं कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उनकी तो अपील है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं भी तो बेटी हूँ। इस बेटी को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? नहीं तो आप एक मैसेज दो, आपका मैसेज पक्का पहुंचेगा देविका जी। सर मेरी अपील तो यही है कि मैं नरेंद्र मोदी सर से पर्सनली मिलना चाहती हूँ। तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि ये आपकी आवाज़ मोदी सर तक पहुंचे। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं सर के साथ बहुत रहा हुआ हूँ, मैं तब से रहा हुआ हूँ जब वो सीएम हुआ करते थे गुजरात के। और बहुत कम लोगों को पता होगा, मैंने आज तक मोदी सर को कभी छुट्टी लेते हुए नहीं देखा।
जी मैंने कभी उन्हें लीव में नहीं देखा। अगर राखी होती थी तो गुजरात की मतलब जो भी उनका सीएम हाउस था वो गुजरात की बेटियों से भरा रहता था यार। आप उनका दीपावली देख लो, वो दीपावली आपको बॉर्डर में बनाते हुए दिखेंगे। इसमें बहुत सारे लोग, इसमें भी क्वेश्चन, मुझे राजनीति में ज़्यादा टॉपिक बात नहीं करना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी ये बात मोदी सर तक पहुँचे और आप बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी सर से मिलो, ये मेरी कामनाएं हैं। और मैं पर्सनली एक मैसेज दूंगा कि सर भी आपसे मिलें। तो मैं दोबारा आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आए, आपने मतलब इस देश को एक मैसेज दिया, इतना हौसला दिया। और बहुत बच्चे होंगे जो आपसे इंस्पायर होंगे, और यकीन मानो कि आपको सुनने वाली कोई भी बेटी इस देश में अब किसी आतंकवादी से नहीं डरेगी यार। और चाहे वो आतंकवादी रहे या कोई भी इंसान आपको डराने की कोशिश करे, आप उससे कभी नहीं डरे। लड़कियों को खुद को आवाज़ उठाना सीखना पड़ेगा, चाहे वो लड़की रहे लड़का रहे। हमें जब तक हम खुद से आवाज़ नहीं उठाएंगे ना सर, हमारी मदद कोई नहीं करने आती है। तो ये हमें खुद से सीखना है। आज कहीं पर भी कुछ हादसा हो जाता है तो कुछ के पेरेंट्स तो ये बोल के चुप करा देते हैं, अरे बेटा मत बोल, जाने दे, छोड़, घर पे बैठ। तो मैं उनसे भी अपील करूँगी कि आप ऐसा मत करिए, आप आवाज़ उठाओगे। मुसीबत तो आती है सर, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, बट अगर आपकी मन सच्चे है ना तो भगवान भी आपका साथ देता है। बस लड़ते रहिए, कभी हिम्मत मत हारो। अगर ऐसा लग जाता है कि हिम्मत टूट जाती है तो हमारी हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, कई लोगों ने अपने देश के लिए कितना क्या किया है, कई लोगों की कितनी जान गई है। हमें ऐसे ही फ्रीडम लाइफ नहीं मिली है, तो आपको वो सब कुछ पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपने बच्चों को या खुद को रोकिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली आपकी आवाज़ जहाँ तक आप चाहती हो वहाँ तक पहुँचेगी, और आपने बहुत अच्छा मतलब एक मैसेज दिया, और उसके लिए दोबारा आपको बहुत थैंक्स। और जैसा भी हमने पॉडकास्ट किया है देविका जी, इसमें कोई भी कट नहीं होगा। जैसी हमारी बातें हुई हैं हम सिर्फ अनकट, इसमें कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही लोगों को दिखाया जाएगा। और दोबारा एक बार बहुत थैंक्स, और आपके लिए भी, आपकी ब्रेवरी के लिए भी बहुत थैंक्स, और आपके फादर को भी बहुत थैंक्स। थैंक यू सर।